नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एनलाइटन एंड ग्रुप पर। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता में हम पढ़ेंगे कि यह हमारे संविधान के भाग 2 में, कैसे में भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। वैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं संघ एवं उसके राज्य, वो हमारे भाग 1 में, और 1 से लेकर 4 तक है। और ऐसे ही कंटिन्यूस 4 के बाद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता आगे टॉपिक आ गया और भाग 2 में आ गया। तो कौन से में आ गया? भाग 2 में। अब भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। ऐसे सभी देशों में अलग अलग नागरिकता होती हैं। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है और इसका स्रोत है ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन। इसका स्रोत है ब्रिटेन। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि उसको नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है किसी व्यक्ति को। वह संविधान के प्रारंभ में नागरिकता लागू हुई थी 1950 में। सबसे पहले संविधान में जो नागरिकता लागू हुई थी वह 1950 में लागू हुई थी। और नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है व्यक्तियों द्वारा? तो वह उसे भारत के राज्यों में जन्मा हो, भारत के जो राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 2, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। और नंबर 3, संविधान लागू होने के 5 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो, तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आगे का पॉइंट हमारा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आया हो, पाकिस्तान से लौटकर जो भारत आया हो, उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी अभिभावक में से एक भारत में पैदा हुआ हो, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और नंबर 2, 19 जुलाई 1948 से पूर्व, 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो भारत में आया हो, विभाजन के बाद 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आया हो, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। फिर नंबर 3 आगे का हमारा अनुच्छेद 6 में ही पॉइंट आएगा कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आया हो, जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आया है, उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 माह भारत में रहना अनिवार्य हुआ। 6 माह रहेगा जब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये हमारा अनुच्छेद 6 में बताया गया है। और अनुच्छेद 7 हमारा क्या कहता है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 कहता है हमारा, कोई भी नागरिक जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से प्रव्रजन करके पाकिस्तान चला गया और वहाँ पर जाने का फिर से वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत आया। चलाई जाने के बाद फिर से दोबारा वह भारत आया, तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पंजीकरण देना होगा। जब वो दोबारा भारत लौट कर उसे प्रार्थना पंजीकरण देना होगा और कम से कम 6 माह फिर भारत में रहना होगा, तब उसे नागरिकता प्राप्त होगी। ये अनुच्छेद 7 बोलता है। हाँ, अभी हमारा आगे का अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, जिनमें से कोई एक माता या पिता भारत का होगा, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जिनके अनुच्छेद 8 हमारा क्या कहता है? ये कहता है भारत के मूल के जो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक कोई माता पिता है, वह भारत में जन्मा होगा, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे सुनीता विलियम्स यूएसए की नागरिकता प्राप्त है, और जबकि उनके माता पिता में से एक भारत में जन्मा है, तो वो उस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे ही कमला हैरिस भी इसी आधार पर, उन्हें यूएसए में जन्मी है, और परंतु वह भारत में एक माता पिता भारत का होने के कारण वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकती हैं इस आधार पर। अब हमारा अनुच्छेद 9 आया। अनुच्छेद 9 कहता है हमारा कि जब कोई नागरिक अपनी स्वेच्छा से विदेशी देश की नागरिकता ले ले, तो कोई नागरिक स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह अपने भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है।
जब कोई नागरिक विदेशी नागरिकता ले ले तो अपने देश की, भारतीय देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी उससे। अनुच्छेद, ये हमारा अनुच्छेद 9 में कहा गया है। और अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 10 कह रहा है हमारा नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। नागरिक अधिकार कब तक बने रह सकते हैं? नागरिकता के अधिकार जब तक बने रहते हैं जब तब तक संसद कानून द्वारा कोई परिवर्तन नहीं करती। संसद कानून के द्वारा तब तक, ये अनुच्छेद 5 से 8 तक तब तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 5 से 8 तक तब तक बने रहेंगे, तब तक संसद द्वारा, कानून द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारा आगे का अनुच्छेद 11, ये अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के मामले में संसद, अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता के मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। नागरिकता के मामले में संसद को कोई भी कानून बनाने का, नागरिकता के मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और ऐसे इसमें कहा गया है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये हमारा अनुच्छेद 11 में बोला गया है। तो और इसमें नागरिकता में के अधिकार बने रहेंगे जब संसद में साधारण बहुमत से कानून बनाकर साधारण बहुमत प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 10 में ये भी है, एक हमारा एक पॉइंट ये भी है अनुच्छेद 10 में कि संसद में साधारण बहुमत से जब तक कानून प्राप्त वो नहीं होगा तब तक हमारे कानून पारित नहीं होगा, साधारण बहुमत प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारे अधिकार अनुच्छेद 10 में बने रहेंगे। आगे का हमारा पॉइंट है नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 में बना। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में कब बना? 1955 में। इसमें क्या क्या नियम थे? इसमें पहला नियम था कि जन्म से जो व्यक्ति या बच्चा जन्म भारत में लेता है उसे स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नंबर 2, दूसरा हमारा पॉइंट है वंश के आधार पर इसके माता पिता दादा दादी भारत में हो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या हमारा ये 1955 वाला नागरिकता अधिनियम बोलता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा पंजीकरण के द्वारा, जो पंजीकरण के द्वारा हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे पंजीकरण करा के 6 माह तक जो भारत में रहेगा उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और चौथा पॉइंट आता है हमारा अगले क्रम में देशीकरण। और देशीकरण में एक नियम था कि इसमें 14 वर्ष कम से कम भारत में रहना होगा। 14 वर्ष में से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। जो व्यक्ति 11 वर्ष भारत में रह लेगा उसे ही भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये हमारा देशीकरण वाला नियम कहता है। देशीकरण द्वारा जो 11 वर्ष भारत में रह लेगा। आगे का हमारा इसी क्रम में आएगा भूमि अधिग्रहण। अब भूमि अधिग्रहण मतलब होता है कि हमारा देश जैसे किसी भी क्षेत्र को जीतता है तो वहाँ के निवासियों को अधिकृत करता है, संधि करता है, वहाँ के निवासियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमारा 100वां संशोधन हुआ था, जो 100वां संशोधन 2015 में हुआ था। 100वां संशोधन 2015 में क्या कहता है कि जैसे अब भारत और बांग्लादेश में जब ये समझौता हुआ, जब हुआ था कि कुछ गांव स्थानांतरित हुए थे। जब गांव स्थानांतरित हुए तो वहाँ के कुछ गांव भारत के हिस्से में आए। जो भारत में आए वह गांव, वहाँ के निवासियों को स्वेच्छा से ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। अब हमारा आगे का पॉइंट आएगा नागरिकता की समाप्ति। और नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार होती है तो हम इसे पढ़ेंगे। नागरिकता की समाप्ति स्वेच्छा से, जब कोई देश के विदेश में जाकर कोई नागरिकता ग्रहण करता है तो वह देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी स्वेच्छा से। तो ये हमारा नंबर 1 है। नंबर 2 में बर्खास्तगी द्वारा। जब अनुच्छेद 9 में भी हमने पढ़ा था, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वो जब किसी दूसरे देश में जाके रहने लगेगा तो उसे यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो वो बर्खास्त हो जाएगी। यह हमारा अनुच्छेद 9 दूसरा पॉइंट है। नागरिकता से वंचित कर देना। नागरिकता से किसी नागरिक को वंचित कर दिया जाएगा तो हमारे यहाँ से तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और नागरिकता को वंचित क्यों कर दिया जाएगा?
कि जब उसने फर्जी आधार पर फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो तो वह नागरिकता समाप्त वंचित कर दिया जाएगा। नंबर 2, संविधान के प्रति अनादर किया हो, उसने संविधान के प्रति अनादर किया हो तो नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा या उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह हमारा नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट हमारा कहता है कि देशद्रोह के द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी शत्रु देश से जाकर युद्ध के दौरान या किसी खुफिया वगैरह सीक्रेट जानकारी भारत की किसी और देश को देता है, देशद्रोह करता है तो उसे हमारे देश की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। आगे का इसमें नंबर 4 पॉइंट है, सामान्य रूप से 7 वर्ष विदेशी देश में रहा हो, मतलब अपने देश को छोड़कर सामान्य रूप से विदेशी देश में 7 वर्ष रह लिया हो, भारत में नहीं रहा हो तो उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। आगे का हमारा पॉइंट आएगा पंजीकरण या देशीकरण। जब उसने पंजीकरण या देशीकरण कराया हो उस दौरान उसे 2 वर्ष की कैद हो गई हो, है नागरिकता समाप्त हो गई। 5 वर्ष के दौरान उसे 2 वर्ष की कैद हो गई हो। पंजीकरण व देशीकरण के दौरान 5 वर्ष के दौरान उसे 2 वर्ष की कैद, क्या है इसमें मुख्य पॉइंट, 2 वर्ष की कैद होगी तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आगे का हमारा पॉइंट, नागरिकता समाप्ति के बाद नागरिकता संशोधन कानून आता है। और नागरिकता संशोधन कानून कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले नागरिकता संशोधन कानून 1955 में बना। कब बना? नागरिकता संशोधन कानून 1955 में। 1955 के बाद क्रम में बनाई गई वो कानून 1985 में बना, फिर 1986 में कानून आया, फिर 1992 में आया, फिर 2003 में आया, फिर 2005 में आया, फिर उसके बाद 2015 में आया। 2015 में आने के बाद 2019 में क्या बोला गया? 2019 में मोदी ने सरकार द्वारा फिर अलग से संविधान में संशोधन हुआ। उसमें ये बोला गया कि संविधान संशोधन एक कानून है, संविधान संशोधन एक कानून है, संशोधन नहीं है। इसे यही परिवर्तन आया इसमें, संविधान संशोधन एक कानून है, यह एक संशोधन नहीं है। और इसमें जो देश लिए गए थे वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कौन कौन से देश लिए गए थे? इसमें देश लिए गए थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 3 देशों को लिया गया था। इसमें पहले तो बता दिया था ये कानून नहीं है या संशोधन है, और फिर कहा था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये देश आए थे। और इसमें मुस्लिमों को छोड़ दिया गया था। बाकी सारे जो धर्म थे उसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध ये धर्म आए थे। हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, इसमें ये सारे धर्मों को शामिल किया गया था। और क्या कहा गया था, मतलब मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध धर्म और पारसी, इनमें से जो शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से 5 वर्ष के लिए भारत में आकर रह जाएंगे, 5 वर्ष के लिए जो भारत में आकर रह जाएंगे उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह कौन से नियम के अंतर्गत प्रदान कर दिया गया? देशीकरण द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। कौन से नियम के अंतर्गत? देशीकरण के नियम के अंतर्गत प्रदान कर दी जाएगी। आगे का हमारा पॉइंट है ये NRI, PIO और OCI, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बताते हैं NRI और PIO और OCI ये क्या होते हैं। NRI वह होते हैं जो भारतीय प्रवासी जो दूसरे देशों में जाकर रहते हैं। भारतीय प्रवासी, इन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? ये वही नागरिक हैं जो भारतीय तो नागरिक होते हैं पर दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, और इन्हें दूसरे देश में प्रत्येक नागरिक को भारतीय अधिकार भी प्राप्त होते हैं। प्रत्येक को भारतीय अधिकार प्राप्त होते हैं। इसे चुनाव देने का, इन्हें चुनाव और मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इन्हें चुनाव भी दे सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और मत भी दे सकते हैं। ये इन्हें स्वतंत्र होते हैं, इन्हें सब भारतीय अधिकार प्राप्त होते हैं। ये NRI होते हैं। अब आगे का पॉइंट हमारा PIO। PIO क्या होता है? PIO वो होते हैं भारतीय मूल के नागरिक, मतलब इनके कोई अभिभावक, इनका मतलब माता या पिता
कोई एक इसमें भारत का होता है या भारतीय मूल के नागरिक होते हैं। इन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं भारत में? इन्हें विदेशी नागरिक तो कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में नहीं रह रहे होते हैं, क्योंकि यह विदेशों में रह रहे होते हैं, परंतु इनके माता पिता एक जन्मा होता है भारत में से कोई भी, तो इन्हें 15 वर्ष के लिए तक का वीज़ा नहीं लेना पड़ता, भारत में आ जा सकते हैं 15 वर्ष तक के लिए, कोई वीज़ा की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इन्हें आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक ये अधिकार प्राप्त होते हैं। और ये कृषि और बागान नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते? ये कृषि और बागान नहीं खरीद सकते हैं। और इन्हें चुनाव और मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह इन्हें नागरिकता उनके आधार पर मिल सकती है, पर इन्हें चुनाव और मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और भारत के ये पड़ोसी देश नहीं हो सकते, जैसे अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान वगैरह, ये पड़ोसी देश इसमें नहीं आते हैं। आगे का हमारा है इसमें OCI को कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें विदेशी नागरिक होते हैं। इसमें ये आजीवन वीज़ा फ्री होते हैं। और इसमें भी आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कृषि और बागान नहीं खरीदते, ये भी कृषि और बागान नहीं खरीद सकते। और इन्हें चुनाव और मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है इन्हें भी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें कौन नहीं आता? पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत की जो पड़ोसी है पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं आते हैं। अब हमारे इसमें नागरिकता का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसमें जो भी कोई समस्या हो कमेंट में लिखें और कमेंट करें। और आगे के टॉपिकों की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आगे का हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार। नमस्कार, धन्यवाद।